वेलकम स्टूडेंट, द लेक्चर से बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स। तो आज ना अपना टॉपिक क्या है कि बायोमोलिकुल्स है। तो ये बायोमोलिकुल्स आज अपना टॉपिक है। बायोमोलिकुल्स के अंदर जो मॉड्यूल है ना, उस मॉड्यूल के अंदर क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू द बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिकुल्स होता क्या है। फिर हम लोग ना मोनोमरिक यूनिट के बारे में और पॉलीमरिक स्ट्रक्चर के बारे में, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। फिर उसमें ना हम लोग शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज, अमीनो एसिड और द प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ना डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए और आरएनए को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। ये ना एक एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोटाइड्स ना व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द, एमसीक्यू में पूछता है कि इसमें ना न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन सा है। तो डीएनए आरएनए और ऐसा ऑप्शन करके देता है। तो जिसमें डीएनए एंड आरएनए दोनों होगा ना, उसको टिक करना, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो डीएनए आरएनए दोनों होता है। डिस्कस अबाउट द टू कार्बन यूनिट्स एंड द लिपिड्स, कार्बन यूनिट्स और लिपिड्स के बारे में, टू कार्बन यूनिट्स या लिपिड्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ना कि जानते हैं कि बायोमोलिकुल्स होता क्या है। उससे पहले थोड़ा बहुत कि कार्बन एक की कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो कहते हैं कि कार्बन कंपाउंड होता है। कार्बन इज अ की एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ना कार्बन प्रेजेंट होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वैलेंट ना वैलेंसी की वजह से ना, ये टेट्रा वैलेंसी की वजह से ना कार्बन का कंपाउंड ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है। और सारा रीजन है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना मेन बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है टेक्स प्लेस बिटवीन द कार्बन एंड द कार्बन एंड द कार्बन टू द हाइड्रोजन, ठीक है। These organic compound containing the carbon, hydrogen, oxygen and the bulk of the living organism, bulk of living or all the carbon compounds from the living tissue are called a biomolecules. जितने भी कार्बन कंपाउंड जो फॉर्म्स और लिविंग टिश्यू आर दी बायोमोलिकुल्स। द एसिड सॉल्युबल फिल्टर्ड, एक बात है कि अगर हम माइक्रोमोलिकुल्स उसमें और मैक्रोमोलिकुल्स देखें, अगर बायो माइक्रोमोलिकुल्स और बायो मैक्रोमोलिकुल्स, तो उसमें क्या होता है ना, एक पूछ लेता है ना, एग्जाम में पूछेगा तुमसे ना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोमोलिकुल्स एंड द मैक्रोमोलिकुल्स, डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो। तो जो एसिड सॉल्युबल जो है ना वो फिल्टर कर किया जा सके, अगर जो एसिड सॉल्युबल इज फिल्टर्ड कंटेन्स द केमिकल्स एंड सो द मॉलिकुलर मास इज डाल्टन्स 18 to 800 डाल्टन्स, विच इज कॉल्ड द बायो माइक्रोमोलिकुल्स। दिस इंक्लूड द अमीनो एसिड, सुगर्स एंड द न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अंदर ना अमीनो एसिड, शुगर और न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग माइक्रोमोलिकुल्स के अंदर रखते हैं। जो क्या कर सकता है, उसका एसिड ना सॉल्युबल इज फिल्टर्ड कंटेन द केमिकल्स एंड सो द मॉलिकुलर मास इज 18 to 800 डाल्टन्स, ठीक है। लेकिन एसिड इनसॉल्युबल इज रिटेंट the have a proteins, nucleic acid and the polysaccharides and the lipids. All these are elements except the lipids which have the higher molecular weight. इसका ना molecular weight क्या होता है, इसका lower molecular weight होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, molecular weight higher होता है 10 डाल्टन से, greater than the molecular weight is higher than 10 डाल्टन्स। So they are is the macromolecules, ठीक है। तो ये माइक्रोमोलिकुल्स और ये हो गया तुम्हारा माइक्रोमोलिकुल्स और मैक्रोमोलिकुल्स, ठीक है। अब बात करते हैं बायोमोलिकुल्स इज द मॉलिकुलर ऑफ लाइफ। अगर एग्जाम सीधे पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ द बायोमोलिकुल्स, तो देयर इज बायोमोलिकुल्स इज द मॉलिकुलर ऑफ लाइफ एंड द फोर मेन क्लासेस ऑफ बायोमोलिकुल्स, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड्स। द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स आर द ह्यूज एंड therefore called the macromolecules. So macromolecules are the polymer that built from the monomers. क्या होता है ना, देखो मोनोमर्स कहने का मतलब होता है कि सिंगल यूनिट, किसी भी अगर कोई पॉलीमर्स बन रहा है ना, किसी भी पॉलीमर्स का ना वो मोनोमर्स क्या होता है, सिंगल यूनिट होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, कहने का मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि सेल से बना होता है। सेल्स एज इट इज़ अ ऑर्गेनिज्म के लिए सेल्स क्या हुआ, एक मोनोमर होता है। और पूरा जो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल, टिश्यू, ऑर्गन जितने भी बनते रह रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक पॉलीमर्स में बना उस तरह से। तो पूरे जो ये सब ना एक पॉलीमर हो गया। तो जो सेल्स हुआ छोटा सा, उसको मोनोमर बोलते हैं। इसीलिए सेल मोनोमर जो होता है वो सिंगल यूनिट होता है पॉलीमर का, ठीक है। पॉलीमर जो होता है वो लॉन्ग चेन होता है मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्टिंग द रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर। क्या हो गया, सेम वही बात कि जो पॉलीमर बनता है वो लॉन्ग मॉलिक्यूल बनता है, जो कि क्या होता है ना, लगातार क्या होता है ना, कंसिस्ट ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट ऑफ द मोनोमर्स एज देयर इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड मोनोमर इज द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बात करते हैं ना अपने जो मॉडल में ना, ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स। तो आज हम ना टॉपिक आज अपना रहेगा ना शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में बात करेंगे। फिर धीरे धीरे अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, फिर न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स में ना डीएनए का स्ट्रक्चर जो आता है वो यही हम लोग देखते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि हमने लेक्चर 2 में या 1 2 में अपलोड होगा।
टू में ना लेक्चर न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता रखा था कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स से, और क्या होता है कि फॉस्फेट का डाइस्टर बॉन्ड जो बनता है उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में भी बताया है वहाँ पे भी। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देंगे, और ब्रीफ में एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ तुमसे पूछेगा ना कि न्यूक्लियोटाइड्स का ना पूछ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड्स का जो पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स का होता है जो कि नाइट्रोजनियस बेस उसको बोलते हैं ना, तो सब उसमें ना कितने जो होते हैं जैसे कि एडेनिन, थाइमिन्स, ग्वानिन, साइटोसिन्स, यूरेसिल्स, तो इसके काफ़ी एलिमेंट्स के बाद उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है। तो काफ़ी चीज़ें पूछ सकता है, देखते हैं उसको। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज ना एक इट इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड शुगर। ग्लूकोज को ना हम शुगर की भी बोलते हैं क्योंकि क्या ना इट इज़ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड शुगर एंड इसका ना टेस्ट क्या होगा, जब जब शुगर है तो इट टेस्ट इज स्वीट। टेस्टिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज इज प्रोवाइड इमीडिएटली द एनर्जी फॉर द सेल। अगर ग्लूकोज का ना क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है इमीडिएट एनर्जी मिलता है हमारे सेल्स को। जैसे कि डीऑक्सी शुगर, पहले क्या होता है डीऑक्सीजनेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट द सेकेंड ऑफ द कार्बन ऑफ द राइबोज दैट प्रोड्यूस डीऑक्सी राइबोज। तो अपने पास ये ना डीऑक्सी राइबोज है, ये पहला वाला फिगर जो है सो डीऑक्सी राइबोज का फिगर है। देखो ये ना तुम्हारे पास क्या है कि डीऑक्सी राइबोज का फिगर है, और नीचे वाला जो है तुम्हारे राइबोज, ये वाला ना राइबोज शुगर है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर है, ठीक है। तो दोनों को ना इसका स्ट्रक्चर याद करके रख लेना कि स्ट्रक्चर क्या है कि ना राइबोज शुगर में ना क्या किया कि ऑक्सीजन को ना जो सेकेंड नंबर के सेकेंड कार्बन एटम के साथ जो ऑक्सीजन का था ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ना ऑक्सीजन क्या किया रिमूव करके हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया एक तरह का डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो डीऑक्सीजनेशन विच मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट द सेकेंड कार्बन ऑफ द राइबोज टू प्रोड्यूस अ डीऑक्सी राइबोज। ये इतना ही है, काफ़ी है। कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट तुमसे पूछेगा कि डीऑक्सी राइबोज क्या होता है, इस फिगर आउट दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से डीऑक्सी राइबोज क्या होगा। या ऐसे पूछ लेता है कि डीऑक्सी राइबोज में ना कि कौन से कार्बन एटम का ना कि ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, तो सेकेंड कार्बन चेन का ना कार्बन एटम्स का ना हम रिमूवल करते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर, तो डीऑक्सी राइबोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इतना ही था। अब बात करते हैं हम सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज होता है ना वो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेल्यूलोज इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वाल में ना प्लांट के सेल वाल में ना मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वाल दैट इज वो सेल्यूलोज, ठीक है, वहाँ मिलता है। और द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द अर्थ में ना सबसे मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज विद इन द 1 to 4 अ ग्लाइकोसेडिक्स लिंकेज। एक ग्लाइकोसेडिक लिंकेज से ना ये क्या होता है ग्लूकोज का सेल्यूलोज का फॉर्मेशन होता है, और एक सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मोनोमरिक यूनिट जो होता है ना, अगर इसका मोनोमरिक यूनिट देखते हैं कि मोनोमरिक यूनिट सेल्यूलोज का क्या होता है, तो बीटा ग्लूकोज होता है वेयर एज दैट इज द स्टार्च इन द अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन वही स्टार्च के अंदर क्या होता है अल्फा ग्लूकोज होता है, अल्फा where that is in a starch alpha glucose. Alpha and the beta glucose differ in the position of the hydroxyl group attached to the number of 1 carbon atoms। क्या होता है कि ना अगर हम बात करते हैं कि अल्फा और बीटा में ना ग्लूकोज जो डिफर होता है ना अल्फा और बीटा ग्लूकोज जो होता है वो दोनों डिफरेंस जो होता है ना वो सिर्फ किसके डिफरेंस होता है इन द पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि कार्बन एटम्स में। जैसे देखो जैसे ये ना ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज है, तो ये अपने पास क्या है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अगर हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है कि अल्फा ग्लूकोज है, ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज है। तो हमने क्या बोला कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के अंदर क्या है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के अंदर क्या है कि हम ना सिर्फ क्या करते हैं डिफर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द 1 कार्बन एटम, मतलब 1 कार्बन एटम के ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप को खाली क्या करते हैं ना अरेंज करते हैं। देखो जैसे कि ये है ना, तो इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या किया ना, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नीचे कर लिया तो ऊपर कर ले तो ये अल्फा ग्लूकोज हो गया, और इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऊपर कर दो तो ये तुम्हारे पास बीटा ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है। तो यही बात है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज और सेल्यूलोज कैसे, मतलब कि कहाँ कैसे हमको सेल्यूलोज के बारे में सब बातें इंपॉर्टेंट बात है कि। और अनलाइक सम स्टार्च मॉलिक्यूल्स सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रेट एंड इट इज नेवर ब्रांचेड, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ना अगर स्टार्च की बात है स्टार्च 1,4 लिंकेज ऑफ द अल्फा ग्लूकोज मोनोमल्स, तो 1,4 लिंकेज क्या है कि अल्फा ग्लूकोज मोनो, अगर हम देखते हैं ना अल्फा ग्लूकोज का, तो ये कितना है, ये सारे मोनोमर यूनिट किसके अल्फा ग्लूकोज का, और किसके साथ क्या कर रहा है, और 1,4 के साथ क्या कर रहा है ना 1 और 4 के साथ क्या कर रहा है एक दूसरे से लिंकेज कर रहा है। ये क्या है बीटा ग्लूकोज का मोनोमर यूनिट है, और क्या कर रहा है 1,4 लिंकेज कर रहा है, ठीक है। दैट इज स्टार्च, और ये सेल्यूलोज का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं स्टार्च की। तो स्टार्च इज द स्टोरेज ऑफ द पॉलीसेक्राइड स्टोरेज बाय द प्लांट इन द फॉर द लैटर यूजेज, ठीक है। प्लांट स्टोर सच स्टार्च इन द ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में क्या करता है ना प्लांट स्टोर करता है स्टार्च को
विद इन द सेलुलर स्ट्रक्चर नोन एज प्लास्टिड, दैट इज द सेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज प्लास्टिड, तो प्लास्टिड के फॉर्म में रहता है। मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इन मोनोमर इन द स्टार्च आर ज्वाइंट फ्रॉम द 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज द मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज मोनोमर इज इन अ स्टार्च, मोनोमर स्टार्च इज 1/4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जैसे कि ये जो हमने बताया कि 1/4 लिंकेज दैट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये जो लिंकेज बनता है उससे क्या होता है कि तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, that is from a glycosidic, the most of the glucose of the monomer is in a starch are joined by the 1/4 glycosidic linkage, ठीक है। स्टार्च कंटेन टू टाइप ऑफ ग्लूकोज इन ग्लूकोज पॉलीमर दैट इज कॉल्ड अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स। तो स्टार्च ना अपने पास क्या होता है कि दो तरह का ग्लूकोज जो पॉलीमर्स होते हैं उसको कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड द अमाइलोज एंड द अमाइलोपेक्टिन्स। अमाइलोज होता है ना वो एक लॉन्ग अनब्रांच चेन होता है कार्बन मॉलिक्यूल्स का, जो कि 1/4 चेन से लिंकेज होता है। अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो हाईली ब्रांचेज होता है, जो कि 1/4 टाइप से ही भी कनेक्टिंग होता है। हाउएवर देयर ब्रांच पॉइंट इज 1/6 लिंकेज। देखो जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ये एमाइलोज का है, एग्जाम्पल है एमाइलोज का। तो देखो एमाइलोज में क्या है कि ना 1/4 लिंकेज है, जो कि अभी हम देख रहे थे कि जो स्टार्च वाला जो ये एग्जाम्पल था ना कि अल्फा ग्लूकोज के साथ जो बना रहा था 1/4 लिंकेज, तो ये और ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोपेक्टिन्स के बारे में क्या बोलता है कि ये जो हाईली ब्रांचेड लिंकेज ज्वाइनिंग द सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज बाई 1/4 टाइप वेयर द ब्रांच पॉइंट इज 1/6 टाइप 1/6 लिंकेज, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया 1/4 एंड द 1/4 लिंकेज के साथ ये भी तुम्हारे पास ना बना रहा है क्या, देखो बिल्कुल इसके बाद इसमें भी तुम्हारा ये बना रहा है अमाइलोपेक्टिन। तो ये एग्जांपल था अमाइलोज का, अमाइलोज पेक्टिन का तो पूछ लेता है एग्जांपल में, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। इस सबसे पूछेगा तुमसे कि बेसिकली ये पूछता है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ये ना तुम्हारा क्या है कि स्टार्च का एग्जाम्पल है और किसका एग्जाम्पल है। और जैसे कि 1/4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि जो लिंकेज होता है ना वो कौन सा लिंकेज होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो मोनोमर जो स्टार्च का बना होता है वो जो लिंकेज होता है उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो बोलते हैं वो लिंकेज होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर बीटा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो उसको अरेंज करते हैं अपर और डाउन, उससे क्या होता है अल्फा और बीटा ग्लूकोज होता है चेंज। इसका पोजीशन देखो, ये ना पोजीशन क्या है कि अगर हम डाउन करते हैं तो ये हमारा क्या होता है अल्फा ग्लूकोज में आता है। अगर इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऊपर रखते हैं 1 के कार्बन चेन के साथ तो ये तुम्हारा क्या होता है बीटा ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है। और सेल्यूलोज के बारे में कुछ खास इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। और ये ग्लूकोज के बारे में अभी मैंने बताया कि पेंटो ये जो राइबोज शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, तो राइबोज शुगर से डीऑक्सी राइबोज शुगर कैसे लेते जनरेट करते सो, और ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है बायोमोलिकल से, ठीक है। तो इतना ही है और आगे हम देख लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और 2 कार्बन यूनिट्स एंड लिपिड्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड द कमेंट एंड द सब्सक्राइब दिस चैनल। देखो मेरे अगर सारे लेक्चर को बायोलॉजी का आप देख जाओगे ना तब गारंटीड एक भी क्वेश्चन ड्रॉप आउट नहीं होगा। और जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है अगर उससे क्वेश्चन पूछ लिया ना तो गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है कि, और जितना मैंने बताया उससे इनफ है, उससे भी क्या है कि उतना पढ़ लोगे तो काफ़ी है, पास कर जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफ है, इनफ मैंने बता रखा है। इस सब जितना मैं बता दूंगा ना कल तक, आज कल तक जितना मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर काफ़ी इनफ है। जितना लेक्चर मेरे अपलोड है ना यूट्यूब को समझ लो कि इनफ है, उससे तुम पास कर सकते हो बायोलॉजी, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक और कमेंट और देखो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि योर सपोर्ट इज़ गिव अ मोटिवेशन टू मेक सम मोर वीडियो ऑन यूट्यूब। तो थैंक यू।